ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड डायनामिक सेशन. अगर आप नए बच्चे हैं तो शायद आज नहीं समझ, यू आर न्यू आई थिंक, कोई इशू नहीं, बैठिए. नाउ लुक हियर, फ्री कंसेंट चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं एंड वी हैव आल्सो डन अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. तो उसी को समेट लेते हैं केस स्टडी लिख लिख कर. वील ट्राई टू यू नो जितना हुआ है उसको हम एक बार कंसोलिडेट कर लेंगे. तो फ्री कंसेंट चैप्टर को केस स्टडी करने के पहले मैं थ्योरी भी थोड़ा हमेशा बताता हूं. फ्री कंसेंट कब माना जाता है? व्हेन योर कंसेंट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन. ये सब याद है आपको? ये सब से आपका कंसेंट इन्फ्लुएंस ना हो. अब इस चैप्टर में कॉमन चीज था, अगर याद दिला दूं अच्छा रहेगा. डेफिनेशन, बर्डन ऑफ प्रूफ एंड व्हाट इज द इफेक्ट. ये सब में कॉमन टॉपिक आ रहा था. कोर्जन का इफेक्ट क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहता है, यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज ड्यू टू फ्रॉड, बट सम टाइम यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट. याद आ रहा है ये सारी बातें? तो आइए इसी के आधार पर हम लोग शुरू करेंगे. आज के क्लास में मैं केस स्टडी यूज करूंगा और एक पीडीएफ टेलीग्राम में डाला हूं, वो भी मैं शायद यूज करूंगा. एक्स्ट्रा केस स्टडीज बोल के नए एडिशन में ऐड करवा दूंगा. एंड पीडीएफ का ई पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में भी डाल दिया और जेरोक्स भी आएगा. किसको नहीं मिला? ठीक है, विल यूज इट आफ्टर 30 मिनट्स, जब तक जेरोक्स आ जाएगा. तो आइए सबसे पहले मैं पहले क्वेश्चन को, जो मुझे लग रहा है वन शुड डू, क्वेश्चन नंबर 4. तो तुम अपने कॉपी में, याद है मैं लिखवाऊंगा भी, कुछ इन्वॉल्व भी करूंगा आप लोगों को. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. तो केस स्टडी पढ़ा कैसे जाता है? सर आप सिखाएंगे? हम इंग्लिश मीडियम स्कूल से हैं, बोर्ड्स में 99 आया इंग्लिश में. रीडिंग इंग्लिश को सिर्फ वो उस इंग्लिश के एस्पेक्ट से नहीं किया जाता, उसमें क्या क्या बारीकियां हैं वो हमें देखनी पड़ती है. सो क्वेश्चन नंबर 4 इन द फ्री कंसेंट, जो भी पेज नंबर हो, आपके पेज नंबर्स अलग भी हो सकते हैं, मेरे पेज नंबर्स और आपके पेज नंबर्स एडिशन वाइज चेंज होता रहता है. चंदन के पास आ जाइए. रेडी एवरीवन? क्वेश्चन 4 4 4 मिला. 4 3 के बाद आता है. अलग क्वेश्चन आपके? सेम है चंदन, तुम गलत पेज खोले हो बालक. 43. क्या कर रहा है सुबह सुबह? हाँ आइए. चंदन was suffering from some disease and was in great pain. He went to Dr. Jhunjhunwala, whose consultation fee was rupees 300. The doctor agreed to treat him, but there was a condition. हम थोड़ा ज्यादा लेंगे, आज छुट्टी का दिन है. प्रॉमिसरी नोट हम 5000 लेंगे, 300 की जगह आपको 5000 देना पड़ेगा. चंदन बेचारा क्या करता, दर्द में था. सुना हुआ लग रहा है क्वेश्चन? अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, सुना हुआ है, यूट्यूब पे देख रहे हो तो कोई बात नहीं, हम समझाएंगे. सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था आपको. डॉक्टर एंड पेशेंट का जो रिलेशन होता है ना, वो ऐसा होता है दैट डॉक्टर इज इन अ डोमिनेंट पोजिशन. चंदन साइन द प्रॉमिसरी नोट एंड गिव इट टू डॉक्टर बिकॉज ही वाज इन पेन. बट जब बेटा ठीक हुआ ना, तो प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर करवा दिया. अब कई लोग पता है इतने क्यूट होते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ के पता रोने लग गए, हम नहीं कर पाएगा इस क्वेश्चन को. मतलब क्यों? हम तो प्रॉमिसरी नोट बोल के एक अलग चैप्टर आपके सिलेबस में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स. लॉ में एक और एक चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. बहुत लोग वो छोड़ के जाते हैं, वो डर गए. ये वर्ड प्रॉमिसरी नोट क्वेश्चन में देखा, लोगों को लगा वो अलग चैप्टर से क्वेश्चन आ गया है. तो एक और आपको एक गंदा हिडन टेक्निक बताता है. हमेशा लास्ट लाइन पढ़ो कि कौन से एंगल से आंसर लिखने बोला है. कैन डॉक्टर रिकवर द अमाउंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट? सर हम नहीं होगा, हम ये चैप्टर छोड़ दिया था. पूरा पढ़. अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. सर आता है. तो कई लोगों को बाहर आके पता चलता है, सर इस बार प्रॉमिसरी नोट आ गया, हम छोड़ दिया था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स चैप्टर. मतलब क्यों? वो क्वेश्चन चंदन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहां था? सर पढ़िए ठीक से, प्रॉमिसरी नोट लिखा हुआ है वर्ड. बट दे डिडंट आस्क यू प्रॉमिसरी नोट का पार्ट. दे आस्क कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या डॉक्टर इस प्रॉमिसरी नोट को रिकवर कर पाएगा? गंदा आंसर बताओ. गंदा आंसर सुनना, वो जो वॉशरूम में चीटिंग होता है ना. क्वेश्चन 4 का आंसर क्या है? 4 का आंसर क्या है? एक लड़का बोलता है कांट रिकवर. थैंक यू भाई, थैंक यू. डॉक्टर कांट रिकवर. फर्स्ट लाइन क्या है? डॉक्टर कांट रिकवर because doctor acted like a munna bhai and he there was an extortion, he charged higher amount, doctor can't recover. तुम्हारा आंसर बहुत ही गंदा आंसर था. क्यों बताओ?
मैंने आपको ऐसे सिखाया आंसर? पहले बताओ, अगर तुम एक स्टूडेंट होते, ये क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारे माइंड में क्या घंटी बजी? ये कौन से टॉपिक से है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब कोई लोग तो ज्यादा वो होता है, सर कोएर्जन किया है। हम बोला क्यों? सर देखिए ना, ऐसे प्रेशर क्रिएट करके रिकवर किया है, मारा है, पीटा है, कोई ऐसा एक्ट किया है जो इंडियन पीनल कोड, भारतीय न्याय संहिता के अंदर मना है? ऐसा तो नहीं हुआ है। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, ट्यूशन अटेंड करते हो, सही वीडियो चैनल देखते हो यूट्यूब पर, तो आपको यह भी पता चल जाता है क्वेश्चन को पढ़कर कि ये तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है। अब मैं आपको थोड़ा बेटर आंसर बताता हूं, थोड़ा बेटर आंसर। मैं आपको तीनों गंदा भी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पहले जब आप मुझसे नहीं मिले थे, आपकी गंदी सोच थी। अब सपोज आप लॉ का ट्यूशन तो लेते हो, मेरे से नहीं लेते हो। अब वो आंसर क्या होगा, सुनो आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दिस इज अ केस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, लैक ऑफ फ्री कंसेंट इज देयर, देयरफॉर डॉक्टर कांट रिकवर। तो तुमको सब समझाना पड़ेगा ना कि यहां पे तुम किस आधार पर बोल रहे हो कि यहां पर वो है अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो अगर तुमको मेरे पढ़ाए हुए सारे मंत्र याद है, पहले ना हमेशा लॉ लिखो। अब जब तुमको पता चली गया बच्चा पार्टी कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है, रटा हुआ तो है डेफिनेशन, तो डिफाइन कर दो अनड्यू इन्फ्लुएंस बढ़िया से। उसके बाद बताओ, कुछ रिश्तों में हम मानते हैं कि एक जन डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है, एंड एक चीज और, अनड्यू इन्फ्लुएंस में ना दो कंडीशंस चेक किए जाते हैं। तुम लोग तो इतने क्यूट हो, जैसे डॉक्टर पेशेंट का क्वेश्चन देखोगे हमेशा अनड्यू इन्फ्लुएंस लगा दोगे। नहीं, आप डोमिनेटिंग पोजीशन में है and has used that position to obtain an unfair advantage over the other। याद आ रहा है ऐसा कुछ? तो ऐसे सिचुएशन में क्या डॉक्टर रिकवर कर पाएगा प्रॉमिसरी नोट? अब रुको, इसमें भी एक एस्पेक्ट है। एक सेक्शन 19A है जो आज आप देखोगे। एक तो पूरे बैच को पता है अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, पर तुम इलाज तो कराए हो तो कुछ तो मिलना चाहिए ना डॉक्टर को भी। तो कोर्ट एक ऑर्डर पास करेगा, गिव हिम द मार्केट चार्जेस ऑफ द ऑपरेशन और द ट्रीटमेंट, तो उतना आपको देना भी पड़ सकता है। पूरा ये अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाओगे। इफ यू सी द लास्ट लाइन, ये अमाउंट आप रिकवर नहीं कर पाओगे, बट आप क्या रिकवर कर पाओगे? नॉर्मल कंसल्टेशन फीस। तो मैं चाहता हूं पहले 1 मिनट आप इसको पढ़ो, रीडिंग करो, फिर अपने लिखेंगे भी मिलके, स्टार्ट डूइंग इट। तो ये देखो, दिखने में बहुत इजी लग रहा था। एंड आई एम, लेट मी फर्स्ट थैंक एवरीवन हु हैव गिवन द टेस्ट। आई एम सो हैप्पी। पता मेरे को लग रहा था मैं जीत गया, बहुत अच्छा लिखा है। मेजॉरिटी मतलब 95% स्टूडेंट्स हैव रिटन वर्ड टू वर्ड, जैसा अब मैं अज्यूम कर रहा हूं आप देखकर नहीं लिखे हो ना। 95% स्टूडेंट्स हैव रिटन वर्ड टू वर्ड। तो मतलब आप में कला है। थोड़ा सा और अगर अपने मिलके दोनों पार्टी मेहनत करें, मैं तो करूंगा ही, और आप भी साथ दें, तो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन लॉ, ऑल ऑफ यू जो भी टेस्ट अपीयर किए। जो नहीं किए और अभी भी टाइम में कर सकते हो, वरना देखोगे खराब हो जाएगा जैसे बोर्ड एग्जाम्स खराब हुआ था। स्टार्ट रीडिंग, रीड द आंसर। ऑफ कोर्स बोर्ड एग्जाम सब कुछ नहीं है, पर कुछ तो है। स्पेशली इन ISC यू गेट मार्क्स, CBSE में तो बाबा मार्क्स भी नहीं दे रहे हैं। 2-3% तो अब सबका ऐसे ही कम हो जा रहा है। So better to study in ISC schools। CBSE मतलब जो मार्क्स पढ़ के भी नहीं मिल रहे, दैट्स वेरी सैड। एक बार आंसर पढ़िए, मैं फ्लो अपने हाथ से डेवलप कराऊंगा आपको इस आंसर का। जल्दी। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑन संडे, 2 बजे बाद पेपर डालूंगा ग्रुप में, अपने हिसाब से दे देना। 40 मिनट का टेस्ट होगा, उसमें अगर मरे जा रहे हो तब क्या प्रॉब्लम है भैया, पता नहीं। एंड मेरे को मंडे आंसर स्क्रिप्ट सबमिट हो जाना चाहिए, मंडे 6 बजे के पहले शाम को। आफ्टर दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट। रीड इट, कॉपी खोलो, अभी उसमें मिलके आंसर डेवलप करेंगे। जैसे ये पॉइंट नंबर बी, यहां पॉइंट नंबर बी ट्रिगर हुआ है। विश्वास का रिलेशन होता है ना एक, आपका डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, कि वो ट्रीटमेंट आपका अच्छे से करेंगे।
कोर्ट एक टर्म्स एंड कंडीशंस, ये देखो अंडरलाइनिंग चेक करो, कोर्ट कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगी, उसके अनुसार की मार्केट रेट दे दो, पूरा भी कैंसिल करवा सकती है। एंड कोर्ट का अगर ऑर्डर आ जाए कि आपको तो बेनिफिट मिला, आपका ट्रीटमेंट तो सही हुआ है ना, डीके जी सबको नोट्स दे दिया, एनीवन रिसीव्ड, येट टू रिसीव, येट टू रिसीव, मतलब अभी भी बाकी है, दीजिए। ओके, डूइंग इट, चलिए अंडरलाइनिंग कर लीजिए, वापस देखिए जो लोग घर से कर रहे हैं, वापस स्टार लगाइए, हटा दूं लेआउट। अब हम लोग मिलके वापस देखो, मार्किंग हुआ, देखो जो जो मैंने किया मार्किंग हुआ। मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, कई लोग एकदम अंडरलाइन ही नहीं कर रहे हैं बुक में, पछताएंगे बाद में। नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग एंड तुम भी लिखोगे एक बार एक आंसर, सारा आंसर नहीं लिखते, पर जो जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ना उनका आंसर हम लोग मिलके डेवलप करते हैं, ताकि थोड़ा फ्लो भी डेवलप हो जाए आंसर का। कैन एनीवन टेल मी ये क्वेश्चन नंबर क्या है, पेज नंबर क्या था? जस्ट अ सेकेंड। क्वेश्चन 4, फ्री कंसेंट। तो देखो जो नया बच्चा है पुराना बच्चा है, पहला लाइन हम लोग क्या डेवलप करते हैं, अकॉर्डिंग टू, सॉरी, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमेशा एक्ट को लिखते हैं हम लोग, it is said that that consent to a contract has been obtained, मतलब कि किसी के कंसेंट को आपने हासिल किया है by undue influence if both the below conditions are satisfied, यानी दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब तुम इनडायरेक्टली पहले क्या शो ऑफ कर रहे हो, तुम अनड्यू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन शो ऑफ कर रहे हो इनडायरेक्टली। नंबर 1, द रिलेशन बिटवीन पार्टीज, मतलब इनके बीच में कोई ऐसा रिश्ता है, चाहे डॉक्टर पेशेंट का हो या फादर सन का हो, द रिलेशन बिटवीन पार्टीज आर सच दैट one is in a position to dominate। एग्जाम में तुमको ऐसे अलग इंक से नहीं लिखना, पर अभी क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि तुम ही लोग पूछता है ना सर कौन सा वर्ड लिखें, कौन सा मिस नहीं करें, तो जहां जहां मैं रंग बदल रहा हूं वो वर्ड्स पेपर में मिस नहीं होना चाहिए। दैट वन इज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द अदर पार्टी। हाँ सर ऐसा होते ही हो जाएगा ना अनड्यू इन्फ्लुएंस, नहीं नहीं जिद नहीं, एंड हैज यूज्ड दैट पोजीशन, यूज किया है आपने उस पोजीशन को, टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज। तो कई बार आप देखोगे पॉइंट 1 है पर 2 नहीं हुआ, पर सुनो तुमको अगर मार्क्स पाना हो, पार्शियल मार्किंग समझते हो, स्टेप मार्किंग, तो सेफ्टी क्लॉज क्या बोलता है कि पहले तुम ये उतार दो, उससे क्या होगा, चेक करने वाले को दया आ जाएगा, जानता था बेचारा कंफ्यूज हो गया। और तुम वो वॉशरूम वाले फ्रेंड का सुन के लिखोगे ना, अकॉर्डिंग टू वॉशरूम एक्ट डी कैन नॉट रिकवर, सी कैन नॉट रिकवर, बी कैन नॉट रिकवर, आई ऑल्सो कैन नॉट गेट मार्क्स, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो सेफ्टी क्लॉज क्या होता है, जो लोग थोड़े संतुष्ट प्रवृत्ति के हो पहले अपना पूरा रटा हुआ प्रोविजन ऐसे तोड़ तोड़ के लिख दोगे। मैं तो है ना एग्जाम में लिखता भी एंड को ऐसे बीच में दिखाता था ताकि शो ऑफ करता था कि देखो मेरे को पता है ट्विन कंडीशंस है। मतलब माई पेपर यूज टू बी लाइक अ प्रोजेक्ट वर्क, कि लगेगा कि खोलते ही दिख जाएगा सब कुछ राइट है। अच्छे पेपर्स चेक करने में पता 1 मिनट लगता है, क्योंकि पेपर खोलेगा, अच्छा वाओ वाओ, सब कुछ कैसे तोड़ तोड़ के मैंने अच्छे से डेवलप किया है। यहां पर लैंग्वेज मिला, पढ़िए। written everyone, okay। अब देखो इन सच केसेस, मतलब जब एंटी इन्फ्लुएंस होता है
कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड, मतलब अवॉइडेबल, और कोर्ट कैन गिव डायरेक्शंस, वो जो हार्ड इंग्लिश पढ़े थे ना हम लोग बुक का, उसी को मैंने इजी करवा दिया है, टू पे अ रीजनेबल अमाउंट, कोर्ट कैन गिव डायरेक्शंस टू अग्रीव्ड पार्टी, मतलब जो कैंसिल करना चाहता था उसको बोलेगा कि तुम रीजनेबल अमाउंट दो इफ द पार्टी हैज रिसीव द बेनिफिट। तो बीच का मैंने कुछ कुछ खा लिया, वहां पर नहीं लिखा है कि अगर बेनिफिट हो, मिला है 19A बोल रहा था ये। अच्छा वैसे बताओ अनड्यू इन्फ्लुएंस का सेक्शन नंबर क्या है? सेक्शन नंबर 16, याद है? पर ये वाली जो बात है कि तुमको एक रीजनेबल अमाउंट देनी पड़ेगी, वो 19A में। तो कोर्ट कैंसिल भी करवा सकता है एंड कोर्ट बोल सकता है कि नहीं, एक रीजनेबल अमाउंट दे दो क्योंकि तुमको तो बेनिफिट मिला है, तो एक रीजनेबल अमाउंट देना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? चेक करके देखो, फ्लो समझ में आ रहा है? बिकॉज यही फ्लो से आंसर भी डेवलप करोगे मेरे उसमें भी तुम लोग। सबको मिल गया पेपर? आज का पेपर सबको मिल गया? पीडीएफ टेलीग्राम में मैं वो भी यूज करने वाला हूं अब। तो in such cases contract can be avoided and court can give directions to aggrieved party to pay a reasonable amount if the party has received the benefit। बेनिफिट हुआ ना, ट्रीटमेंट हो गया ना उसका पेशेंट का, तो उसे बेनिफिट मिला है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, अभी हमने लीगल प्रोविजंस को ही एक्सप्लेन किया है। तो जल्दी लिखो, अभी तक हमने लीगल प्रोविजंस एक्सप्लेन किया। यूजुअली क्या होता है केस स्टडी में, कितने पैराग्राफ्स होते हैं? बच्चे रट के जाते हैं 3, 2 या 3, शट अप। कई बार 4 भी हो सकते हैं, कई बार 5 भी हो सकते हैं, कई बार 2 भी हो सकते हैं कि ज्यादा कुछ फैक्ट्स है नहीं, मैंने 2 में ही कंक्लूड कर दिया। तो लकीर की फकीर मत बन जाना। हमारे अध्यापक महोदय कह रहे थे कि 3 पैराग्राफ में हमें इस आंसर का संकलन बनाकर संतुलन बनाना पड़ेगा। खड़ी पाई? नो, sometimes it can be 3, 2, 4, but basically the idea is that first state the legal provisions, then reflect the facts। अब facts कई लोगों को प्रॉब्लम होता है, हम क्या लिखेंगे? सिंपल, क्या हुआ है यहां पर? चंदन क्या किया? चंदन कौन है? पेशेंट है। डॉक्टर क्या किया? ज्यादा अमाउंट ले लिया। तुमने पढ़ा ना क्या हुआ है? कई लोग समझते नहीं, पूरा क्वेश्चन वापस कॉपी कर देते हैं। तो ये तो देखो, इसको तो स्कूल में प्रेसी राइटिंग सीखा होगा, 10 में था सिलेबस में, मेरे को याद है, आईएससी में तो था, आईसीएससी में था। तो संक्षिप्त में उसी को लिखना है। अब सर वो हम कैसे लिखें? वो तो अब स्कूल के इंग्लिश टीचर्स आपको सिखाए होंगे, 5 लाइन पढ़ के 2 लाइन कैसे बनाना है, मैं नहीं सिखा पाऊंगा। अब जैसे देखो यहां पर इन द गिवन केस, अब हम इस फैक्ट्स को एनालाइज कर रहे हैं। देखो इन द गिवन केस डॉक्टर डॉक्टर रिसीव्ड चंदन्स ब्रैकेट में पेशेंट्स एक्सेप्टेंस टू अ प्रोमिसरी नोट। देखो हम अपना लैंग्वेज में किया ना, पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं किया। सर ये कैसे होता है इंग्लिश मीडियम स्कूल्स प्रेसी राइटिंग? कि आप 5 लाइन पढ़े, आपने क्या देखा कि हमने उसका कंसेंट पा लिया था, प्रोमिसरी नोट फॉर हिज मेडिकल ट्रीटमेंट, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस as doctors are in a dominant position and in this case he has charged 5,000 या जो भी अमाउंट हो इंस्टेड ऑफ 300। देखो मैंने क्या क्वेश्चन कॉपी किया? स्टॉप राइटिंग। डिड आई कॉपी द क्वेश्चन? नो, बट व्हाट डिड आई डू? जो हम समझे क्वेश्चन पढ़कर, प्रश्न को पढ़कर जो हमने समझा उसको अपनी भाषा में रिफ्लेक्ट किया। ये तो बच्चा भी, मतलब डोंट टेक इट अदरवाइज, मैं क्लास 5-6 में बच्चे को बुलाऊंगा ना, वही बता देगा हाँ अंकल यहाँ पे डॉक्टर गलत किया, 5 की जगह 3 लिया। तो वही तो लिखना था फैक्ट्स में। कई लोग क्या कर रहे हैं, मैंने टेस्ट में भी देखा, वापस पूरा क्वेश्चन कॉपी कर दे रहे हैं। कोई मेरे को पता है, कोई यूट्यूबर्स बोलते हैं फैक्ट्स में क्वेश्चन को वापस कॉपी करिए और 0 पाइए। लास्ट लाइन नहीं बोलते होंगे, म्यूट कर देते होंगे, उस समय बीप आ जाता है।
तो यू डोंट हैव टू डू दिस। तुमने समझा क्या हुआ? 5,000 টাকা তোমার থেকে টেনে নিয়েছে, 300 টাকার सर्विसे 5,000 টাকা टान लिया तुमसे। उसको मैंने अपनी भाषा में लिखा, मैंने तो क्वेश्चन देखा भी नहीं फिर से। कुछ गलत लगा तुमको? सर लग रहा है पर बोलेंगे नहीं आपको, मत बोलो। तो डिड यू अंडरस्टैंड? फैक्ट्स हो गया। अब क्या होता है लास्ट पैराग्राफ। अच्छा, इस क्वेश्चन लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन होता है, तो कंक्लूजन के लिए क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखना चाहिए। क्वेश्चन का लास्ट लाइन क्या है बच्चा पार्टी? कैन द डॉक्टर रिकवर द अमाउंट? तो वैसे तो पूरे बैच को पता चल गया है डॉक्टर कैन नॉट रिकवर इन लाइट ऑफ द अबव, बिकॉज डॉक्टर ने क्या किया था? अनड्यू इन्फ्लुएंस किया था। या तो वो रिकवर कुछ भी नहीं कर पाएगा, या कोर्ट एक बोलेगा ए रीजनेबल अमाउंट दे दो बेचारे डॉक्टर को, क्योंकि तुमको तो बेनिफिट मिला है। तो ये किस आधार पे बोल रहे हैं? सेक्शन 19A जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था ना, उस आधार पर बोल रहे हैं। हटा दो। तो अब क्या लिखेगा? जो घर पर है वो बाद में रिवाइंड कर लेना फिर से। अब लिखेगा लास्ट पैराग्राफ में इन लाइट ऑफ द अबव, और बहुत अच्छा लिखा है तुम लोग, बता, आई एम रियली हैप्पी इन दिस बैच। कई लोग टेस्ट दिया ही नहीं, वो अलग बात है, बट जो लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है। इन लाइट ऑफ द अबव डॉक्टर कैन नॉट रिकवर 5,000 rupees as the contract was entered due to undue influence। एक बच्चा पूछता है सर ये केस स्टडी को लर्न कर लेंगे? तुम बताओ, कितना गंदा पूछा ना। तुम फैक्ट्स को क्यों लर्न करेगा? एग्जाम में तो अलग क्वेश्चन आने वाला है। तुम लर्न का अप्रोच देखेगा, पर केस स्टडी को लर्न क्यों करेगा? केस स्टडी के अप्रोच को लर्न करेगा। वरना कई लोग एकदम नर्वस टाइप के होते हैं ना, सर ये 1.5 पेज का हो रहा था, सर हम इसको नापा था, इतना सेंटीमीटर हो रहा था, कैसे याद करें? दिस शोज यू आर वेरी नर्वस। तुम पहले तो 2 चीज का तैयारी करो। एक तो इंडियन स्टूडेंट्स का एक प्रॉब्लम क्या है ना, शुरू से इतना प्रेशर में आप पढ़े हो कि आप नर्वस होके मेन चीजों से दूर हो जाते हो। जिसको पास होना है ना, CA, CMA, CS, एक चीज बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, हमको डर लगता है, तो वापस खराब खबर ही आएगा। नेगेटिव वाइब जितना बॉडी में आएगा उतना खराब परफॉर्मेंस होगा। सर हम नर्वस हो जाते हैं, गया केस, कोई नहीं बचा पाएगा, तुम कितना भी घंटा पढ़ लो। हाउएवर फिर पैराग्राफ चेंज करेंगे। इंक चेंज क्यों किया? ताकि हम शोकेस कर रहे हैं कि एक पॉइंट और कवर करना है। कोर्ट मे ऑर्डर द पेशेंट टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ 300। याद है ना आपको? अब बताओ, मेरा आंसर बेटर है बुक से भी? बहुत समझ समझ के लिखा है। बुक का आंसर में भी इतने तोड़ तोड़ के एनालिसिस नहीं थी, इसलिए सारा आंसर लिखना संभव नहीं होता, पर जो अच्छे अच्छे आंसर्स है उसको मेरे संग लिख लेना चाहिए। स्टार्ट राइटिंग। इसलिए केस स्टडी क्लासेस मिस मत करिए। और घर में जब भी वीडियो करो, जो घर में वीडियो करते हो उन लोग तो जानते हैं, तुम लोग भी कभी वीडियो करोगे, बीच में मैं 3-4 दिन बाहर जाऊंगा तो कुछ ऐड करूंगा वीडियो में 2 क्लासेस, तो ऐसे पूरा लिख लिख के जैसे हम बोल क्लास में तुम लोग अटेंड करता है वैसे घर से भी उस टॉपिक को वैसे ही करेगा। ओके, वेरी गुड। हटा दो फास्ट। CMA वालों को प्रॉब्लम नहीं होता, उनके पेपर्स बहुत छोटे होते हैं, मतलब 40 मिनट पहले खत्म होके मतलब खेल सकते हैं बैठे बैठे। CMA पेपर्स आर नॉट वेरी बिग लेंदी, बट CA गजब। और अब तो और पेपर खराब आएगा, पूछो क्यों? इकोनॉमी डूब गया है, तो दे डोंट वांट सो मेनी CAs। So as you know, economy is in a bad shape. It has always happened. Now they will start controlling the results. आप चिंता मत करिए। तुम अगर मेरे टेस्ट में इतना अच्छा ला रहे हो, वहां तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, आम जनता को जो है उनको प्रॉब्लम होगा। बट दिस इज अ फैक्ट। हम झूठा का सपना कैसे दिखा दें, या पेरेंट्स को बोल दें यस सारे बच्चे पास हो गए हमारे से जो पढ़ते हैं, जो पढ़ेगा वो पास होगा, वो जो नहीं पढ़ेगा उसको लोग पकड़ लेंगे। तो एक पता ही होगा ना, न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, क्या होने वाला है देश में, बहुत हालत ख़राब है। तो यू हैव टू अपना परफॉर्मेंस बढ़ा लो, कोई टेंशन नहीं है। आप सपोज ये आंसर तुम लिखे हो एग्जाम में, सर अब तो उन लोग मेरे को 5 में 0 देगा ना, बोला क्यों? आप ही का वीडियो में आप बोला था इकोनॉमी इज इन अ बैड शेप। नहीं,
जीरो नहीं मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा तुमको। बैड शेप का प्रॉब्लम क्या होता है, जो ग्रेस मार्किंग होता है ना वो बंद हो जाएगा। जो लोग टीचर आंसर्स लिखते थे और उन लोग को भी 45 मिल जाता था, अब वो ग्रेस नहीं देंगे। तुम अगर इसको 5 में 4.5 के लिए लिख रहा है, तुमको अभी भी 4.5 मिलेगा। ये क्लैरिटी, मतलब वो फ्री वाला मार्क्स नहीं होता है, रॉन्ग को भी राइट कर देते हैं, मतलब आईएससी टाइप्स, वो नहीं मिलेगा यहां पर। तो ये मतलब सीबीएसई टाइप का चेकिंग होगा, उससे भी खराब, कि आप चाहे राइट लिखिए, कोई नो ग्रेस मार्किंग और कम कम मार्क्स देंगे। हाँ, जैसे वहां क्या करेंगे बैड शेप में, अभी जैसे ये आंसर 5 में 4.5 के लायक है, अब बैड शेप है ना इकोनॉमी का, तो 5 में 3.5 देंगे, मतलब था कंजूसी से मार्क्स देंगे, तो भी तो आपका 75 आ रहा है पेपर राइट होने से। अब वो बोर्ड वाला मार्क्स छोड़ दीजिए कि हमको बचपन से 99% मिलता था हमेशा, यहाँ जो फर्स्ट आता है उसी का 68% होता है, 70% होता है। दिस इज नॉट योर बोर्ड पेपर, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम पेपर, स्पेशली सीए जो तीनों में से सबसे डिफिकल्ट कोर्स है। सीए में ईजी है कंपैरेटिवली, पर सीए में रेवेन्यू भी ज़्यादा मिलता है, तो पैसा ज़्यादा कमाना है तो डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा फेस करना ही पड़ेगा कम। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत प्यार से आपको लिखवा के करवा दिया ताकि आपका टेंशन दूर हो जाए। अब आप सीधा इस पे आइए बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी में भी लिखो क्वेश्चन नंबर 6। मैं सारे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव करवाता हूं जहां लिखने में प्रॉब्लम हो सकती है आपको। स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 6, फ्री कंसेंट, स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, जो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं वो तुम अपने आप कर सकते हो, मतलब दे आर वेरी सिंपल, पर जो जो मेरा कराया हुआ है ना उस पर अलग से मतलब आप लिखते रहना डन बाय सर, ताकि वो मिस नहीं होना चाहिए मेरे टेस्ट में भी। आपने देख ही लिया होगा ट्रेलर, इनडायरेक्टली व्हाट हैपेंस। क्वेश्चन नंबर 6, स्टार्ट रीडिंग प्लीज। मैं समझाऊंगा, क्वेश्चन पढ़िए। कोई बोल रहा है वीडियो पॉज हो रहा है, कैन एनीवन एल्स आल्सो रिप्लाई, तब मैं मानूंगा कि हो रहा है, वरना माना जाएगा कि आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। वीडियो पॉज हो रहा है ऐप पर, रूपल को बोलो चेक करेगी, बच्चे बोल रहे हैं। कोई और भी मेरे को बताना है, इज इट गेटिंग पॉज्ड? प्रोस्पेक्टस में लिखा है फॉल्स स्टेटमेंट, मिला लैंग्वेज? प्रोस्पेक्टस का मतलब पता है क्या होता है? प्रोस्पेक्टस जब आप शेयर इशू करते हैं, कॉमर्स में पढ़ा होगा अगर पढ़ के पास हुए हैं 12, तो शेयर इशू करते हो तो कंपनी के बारे में पूरा बैकग्राउंड आपको बताना पड़ता है। इट इज लाइक एन इन्विटेशन टू ऑफर। Mr. Y purchased the shares of X Limited after reading the prospectus. Very good. Y sold it to Z on stock exchange. Very important line, everyone in the batch. Y ने Z को बेच दिया on stock exchange. तुम भी एग्जाम में क्या करोगे, हम हर चीज आपको वैसे दिखा रहा है एज इफ वी आर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली यू, मैं भी। स्टॉक एक्सचेंज को अंडरलाइन करोगे। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब पता है, वरना समाज छोड़ दो है। ओ माय गॉड, किस तरह 12? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब नहीं पता, शेयर्स ए बी को बेचता है, बी सी, कंपनी तो सबको बेच दिया, पर आदमी क्या करता है, मार्केट का फ्लक्चुएशन प्राइस और देखते देखते आगे से आगे बेचता रहता है। इट्स अ सेकेंडरी मार्केट। तो स्टॉक एक्सचेंज पर जेड खरीदा, क्यों खरीदा जेड जल्दी बताओ? लगा होगा प्राइस बढ़ेगा, अभी प्राइस बढ़ेगा, खरीद लिया। अब भांडा फूटा कि प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट था, तो Z wants to claim compensation from this company, क्या आपके प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट्स था, कैन ही क्लेम? पहले मेरे को एक बात बताओ, फॉल्स स्टेटमेंट ये वर्ड पढ़ा आपने, अब ये फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ के आपके मन में आ रहा है क्या ये फ्रॉड है? इतना तो पता है ना, फ्रॉड है या मिसप्रेजेंटेशन है, ये आ रहा होगा मन में। तो हम लोग मान रहे हैं कि फ्रॉड है, कि इंटेंशनली कंपनी ने फॉल्स स्टेटमेंट दिया जानते हुए। ये तो पता है ना, जब जानते हुए फॉल्स स्टेटमेंट देते हो अबाउट अ मटीरियल फैक्ट, याद है रिवीजन भी करवा रहा हूं, अबाउट अ मटीरियल फैक्ट, अगर आप जानते हुए फॉल्स स्टेटमेंट देते हो तो ये क्या माना जाता है? फ्रॉड। एंड जब फ्रॉड होता है
तो इसका इफेक्ट पड़े थे क्या समाज में? सर यस, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और आई कैन इंसिस्ट कि जो प्रॉमिस किया है वो ठीक करो, ओरिजिनल परफॉर्मेंस याद है, एंड आई विल ऑल्सो क्लेम मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, डैमेजेस भी मांगूंगा, याद है 6 दिन पहले तो पढ़ा है इफेक्ट्स ऑफ फ्रॉड। थोड़ा पढ़ाई शुरू करो, मैं चेहरे से कुछ कुछ मुझे पता चल जाता, मैं बता देखूंगा नहीं, बता दो, आपको लगेगा कि पता चल गया आपका। आई नॉट किसी इंडिविजुअल को नहीं पकड़ना चाह रहा हूँ, बट केसेस आर डिफेक्टिव। पढ़ना शुरू करिए, ओके? सबको देख रहा हूँ ना, आपको लगे हमको ही सुना रहे थे क्या? मुझे पता चल गया 5-6 लोग फ्रॉड का कॉन्सिक्वेंसेस भी भूल गए हैं जो 7 दिन पहले हुआ है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या था? आई कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ये तो सबको पता होगा, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्लासिक केस है, लैक ऑफ फ्री कंसेंट। पर उसमें एक पॉइंट था, I cannot cancel the contract if I was not influenced by that representation in the prospectus. याद है? अगर प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई बातों से प्रभावित होकर मैं नहीं खरीदा हूं तो मैं आपसे नहीं मांग पाऊंगा। यहां वही हुआ है। Z प्रोस्पेक्टस पढ़ के कौन खरीदा था? Y। Z तो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा था जब ऑलरेडी मार्केट में शेयर्स आ चुके थे। पता चला तो जेड भिकमंगा की तरह जाके रोने लग गया। आपके प्रोस्पेक्टस में मिसस्टेटमेंट है, हम जब पढ़े हैं कि प्रोस्पेक्टस में जब मिसस्टेटमेंट होता है तो हम कॉम्पनसेशन क्लेम करते हैं। झाड़ खाया, ठीक से पढ़, क्योंकि आप तभी क्लेम कर सकते हो आप जब हमारे लिखे हुए स्टेटमेंट से इन्फ्लुएंस होकर इन्वेस्ट किए हो, वरना वन ऑफ द पॉइंट था ना, राइट टू कैंसिल इज लॉस्ट इफ यू हैव नॉट बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। याद आया? प्रोस्पेक्टस में लिखे हुए स्टेटमेंट से अगर आप प्रभावित नहीं हुए हैं देन राइट टू कैंसिल इज लॉस्ट। तो ये वो वाला केस है। अंडरस्टूड? वेरी गुड क्वेश्चन। तुमने स्टॉक एक्सचेंज पर स्टार लगाया, कई लोग घर पे बैठे हैं पर जिद है। आई अंडरस्टैंड, मैं आज तक बुक को गंदा नहीं किया हूं। अरे मैं तो जितने भी रैंक होल्डर्स को जानता हूं ना, टॉप स्कोरर्स जो होते हैं, उनकी बुक में एनालिसिस होता है, गंदा होता है, एकदम प्लेन बुक। मतलब कि आप उस लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा लाओगे बट एकदम अच्छे मार्क्स लाने के लिए ना बुक को गंदा करना पड़ेगा। बुक लगना चाहिए कि होली खेला हुआ है। एकदम प्लेन बुक पढ़ा, एकदम साफ सुथरा, मतलब वो टॉप मार्क्स नहीं आएंगे। यू विल गेट 90, बट 97 98 के लिए बुक को गंदा करना पड़ता है। गंदा करो, आज ही से गंदा करो। सर आलू का सब्जी बना घर में, डुबा दें उसमें? नहीं, अलग अलग रंग लगाओ, रंगोली बनाओ बुक में, स्टार लगाओ स्टॉक एक्सचेंज पे, वरना इंपैक्ट भूल जाओगे। अब इसका आंसर कैसे डेवलप करोगे बताओ? पहले गंदा आंसर बताता हूं। गंदा आंसर, वॉशरूम आंसर बताओ, वॉशरूम इफेक्ट बताओ। Z can claim because there were false statement in prospectus, company is a fraudster। 0। थोड़ा बेटर आंसर, अकॉर्डिंग टू, बेटर नहीं मतलब 1 मार्क्स वाला आंसर। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, a person can only claim when he is influenced by the fraud। Here Z was not influenced by the fraud, Z cannot claim। मजा नहीं आया? अब बेटर आंसर क्या होगा बताओ? थोड़ा फ्रॉड की डेफिनेशन झलका दोगे, फ्रॉड का थोड़ा इफेक्ट बता दोगे, और फिर एनालिसिस करंट वाला कर दोगे। डिड यू अंडरस्टैंड? एक चीज तुम देख रहे हो, हर आंसर में तुम जब से मेरे से केस स्टडीज लिखना सीखे हो, उस हर आंसर में थोड़ा डेफिनेशन को इंजेक्ट कर ही देते हैं आंसर में। अब एक बार इंस्टीट्यूट बदमाशी कर सकता है। मैं आपको ना गंदे पेपर्स की तैयारी कराता हूं। ये पहले ना 7 मार्क्स का आता था क्वेश्चन, फिर 4 का किया, आजकल क्या करने लगा है पता है? इस क्वेश्चन को 2 मार्क्स का कर देगा। है सर तब तो वॉशरूम वाला लिखेगा आंसर। नहीं, उतना वॉशरूम वाला आंसर भी 2 मार्क्स का होना तो भी तुम 2 मार्क्स का आंसर जब हो जाए, बाई चांस ये क्वेश्चन को 2 मार्क्स का बना दे, मैं उसकी तैयारी भी बताता हूं आपको। तब आप क्या करोगे? फैक्ट्स को ज्यादा नहीं समझाओगे, आप डेफिनेशन इंपैक्ट समझा के सीधा कंक्लूड कर दोगे। तो आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग यू हाउ टू चेंज योर स्टैंड कंसिडरिंग द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है। एंड पहला 15 मिनट जो रीडिंग टाइम होता है ना, उससे पूरा पेपर आप नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि आप अगर उसको रैंडमली क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो वापस से पढ़ना पड़ेगा। तो व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट, अभी अपनी वीडियो भी बनाया, एक शॉर्ट्स बनाया कमिंग एग्जाम के लिए, पहला 15 मिनट में लॉ के एग्जाम में क्वेश्चन 1 कभी मत पढ़ना। क्वेश्चन 1 ना सुपारी दी जाती है कि टफ बनाइए, बच्चों का हार्ट फेल करिए। क्वेश्चन 1 जैसे आएगा बोला हट, बाद में पढ़ेंगे तेरे को। पहले 2 3 4 5 6 जो भी बाकी क्वेश्चंस है वो पढ़ोगे। अब वो भी इतने बड़े बड़े साइज के होते हैं ना, वो भी आप पूरा नहीं पढ़ सकते। तो हम क्या करेगा सर, तुम 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर बना लो और माइंड में डिसाइड कर लो कि मेरा पहला क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, 2 होगा या 3 होगा। बिकॉज एक कहावत सुना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ही अगर कोई रॉन्ग सेलेक्ट करके रॉन्ग कर दे
तो इंडिया में आपको पता ही है चेकिंग फिर कैसे होता है, फालतू होगा, सब काट दे इसका। तो पहला वाला कम से कम राइट कर देना ताकि तुम सेफ्टी जोन में रहो और बाकी आंसर्स भी चेक हो। तो पूरा पेपर आप नहीं पढ़ सकते हो लॉ का 15 मिनट्स में भी, आपको बता दूं। इट इज नॉट पॉसिबल टू रीड द एंटायर पेपर ऑफ लॉ इन 15 मिनट्स, क्योंकि पेपर ही रन हो रहा है 12-15 पेजेस में। आप 2 क्वेश्चन सल्टा लेना, रीडिंग मैपिंग कर लेना, उनके आंसर्स भी बना लेना, 1 मत पढ़ना। पहला 1 मिनट में तो फील आ जाता है पेपर का, कौन कौन सा टॉपिक से आया, झलक आने लग जाता है। बोर्ड के पेपर्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं कंपेयर, यहाँ से 15 पेज का तो पेपर होगा, 12 से 13 पन्ना का तो पेपर होगा, एक एक पेपर, एक एक क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा 12 लाइन का। उसको भी पढ़ने का स्टाइल बता दूंगा, बहुत तरीका होता है। हमेशा जब 12 लाइन का क्वेश्चन होता है ना, पहले क्या करना, सुनो गंदा टेक्निक, लास्ट लाइन में जाना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, ब्रैकेट कर लेना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का है, और थोड़ा झांक के पता चल जाएगा फ्रॉड से रिलेटेड है, पर वापस उसको ये मत सोचना फ्रॉड हुआ ही है, अब वापस शुरू से पढ़ना। ट्राई टू आइडेंटिफाई द टॉपिक कहां से आया है, क्योंकि टॉपिक के एक्सेप्शंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहां पे भी देखो क्या हुआ है, एक्सेप्शन पूछ लिया, तुमको लग रहा होगा इफेक्ट है, ओ फ्रॉड हुआ है, चोर हुआ, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पर यहां पर तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर पाया, वो डैमेजेस नहीं मांग पाया। क्यों नहीं मांग पाया? बिकॉज कौन है ये, Z was not influenced by the prospectus, Z was influenced by the market rates on stock exchange। समझ में आया आपको बातें? तो आइए अब ये अभी लिखेंगे नहीं, ये देखो क्या होगा यहां पर, एक लाइन आंसर में मिसिंग है। अब जैसे ये फ्रॉड का बहुत बड़ा डेफिनेशन दे दिया है, आपको क्या, आप क्या कर सकते थे, यहां लिखवा देता हूं, यहां करेक्शन करो, मटेरियल फैक्ट, तुम सिर्फ ये भी कवर कर देते तो भी चल जाता। पूरा डेफिनेशन में टाइम अगर लग रहा है तो ओनली दिस मच। हाँ, किसी क्वेश्चन में आपको नंबर 2 दिखाना पड़ेगा, नंबर 3 दिखाना पड़ेगा, जो ट्रिगर हुआ है, जो तुम्हारे क्वेश्चन में कौन सा लाइन अट्रैक्ट हो रहा है लीगल का। तो 1 वाला पॉइंट मटेरियल फैक्ट वर्ड ऐड किया, एंड भी लिखना, द अग्रीव्ड पार्टी, घर जाके फिर इसको कॉपी कर लोगे, should have been influenced by that material statement। Only in such case monetary compensation can be claimed। ठीक है, तो मैं 2 हटा दिया, 3 हटा दिया, 4 हटा दिया। Only in such case monetary compensation can be claimed। ये लीगल थ्योरी तुम घर में जगह छोड़ लेना और पेज नंबर का रेफरेंस दे देना। तो मैंने आपको 2, 3, 4 हटा दिया, वो मेरे इस क्वेश्चन में मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं आंसर का, मेरे लिए यहां पे इंपॉर्टेंट सोर्सेज पॉइंट नंबर 1 चेक कर लीजिए। वीडियो क्लियर ही है, स्टूडेंट बोल रहे हैं, तो आप अपना इंटरनेट चेक करिए। और फिर तुम्हारा ये कौन सा पैराग्राफ है, कंक्लूजन, ये कौन सा है, और कंक्लूजन में भी देखो ये लाइन कि वो स्टॉक एक्सचेंज से खरीदा था, ही वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोस्पेक्टस। आप समझ पा रहे हो व्हाट हैपेंड, आप स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे थे, आप प्रोस्पेक्टस से नहीं खरीदे थे। जगह छोड़ो कॉपी में, इसको जरूर प्रैक्टिस करोगे, और ये वाला लाइंस क्योंकि आंसर में काम आता है कई बार। और देखो मैंने छोटा करना भी सिखाया आंसर को, कि जैसे यहाँ पे 2, 3, 4 मेरे इस क्वेश्चन में उतना लिंक नहीं है, तो मैंने 2, 3, 4 उड़ा दिया, पर किसी किसी केस में क्या होगा बताओ, 2 वाला पॉइंट मेरे आंसर में आएगा, कभी कभी 3 वाला मेरे आंसर में आएगा। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हटा दूं,
आज अगर तुम घर जाके क्वेश्चंस रिवाइज कर लेते हो वर्ड टू वर्ड, आज ही तैयारी हो जाएगा और फिर तुम संडे एग्जाम दे पाओगे। सैटरडे तुम लोग का और एक टेस्ट है घर में ना, मैथ्स का भी टेस्ट है। बता दिए क्या सर सिलेबस? वो घर से करना है, यहाँ टेस्ट के लिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपने। हटा रहा हूँ, बाय, मतलब नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट, मैं यहाँ पे जगह पे लिख देता हूँ। ये कितना नंबर है? आंसर नंबर 6, क्वेश्चन नंबर, सॉरी पेज नंबर 44। डू मतलब वो करना है, जगह छोड़ो कॉपी में ताकि हाथ सेट हो आपका, वो लाइंस पे कमांड आए। ओके, नेक्स्ट तो मैं सबका एक एक वैरायटी कराते जा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। ये होमवर्क लिखो, पर लिखो इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी क्लास में टॉपिक कराया था। और यहां पे लिखना, इन दिस क्वेश्चन एग्जाम्पल्स मस्ट बी इंसर्टेड, वरना मैं कभी भी एग्जाम्पल्स देने नहीं बोलता हूं, अदरवाइज मार्क्स विल बी डिडक्टेड। वरना मैं कभी एग्जाम्पल सिर्फ लॉ लिखने बोलता था, जैसे ये एग्जाम्पल ज़्यादा हो गया, एक ही देने से चलेगा, इधर 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 एग्जाम्पल एक काट दिया, हाँ एक ज़्यादा लग रहा था सेम। लिखना ऑब्जर्व द लैंग्वेज, ये सब भी लिखना चाहिए ताकि आपको एक कॉशन रहता है कि जो भी आप चाहें वो नहीं लिख पाएंगे। तुम लोग एक्चुअली अभी भी रेस्ट मोड में है ना, अभी तो देरी है, 2-3 महीना एग्जाम। आइडियली लोगों का कंप्लीट हो जाना चाहिए, अच्छा जिसको एकदम रैंक 1 2 3 चाहिए, 5-6, अगर सितंबर में एग्जाम है तो 15 जुलाई तक उसकी सब तैयारी हो जानी चाहिए, तब रैंक 1 2 3 आओगे। थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ेगा जल्दी जल्दी, जैसा जैसा मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा। सबको रैंक नहीं चाहिए, एवरेज वालों के लिए भी जरूरी है टाइम से कोर्स कंप्लीट करना, ताकि इसको जितना रिविजन करोगे उतना बेटर होगा। हटाऊं, कैन आई रिमूव दिस? लिखो ऑब्जर्व द लैंग्वेज। मियर साइलेंस, क्या हर समय चुप रहना फ्रॉड है? मैंने आपको बताया था कि मैं गोल्ड बेचता हूं, मुझे पता है कि कल, मतलब खबर मिली है सोर्स से कि कल रेट गिरने वाला है, तुम खरीदने आया है तो क्या हम तुमको बोल देगा कल खरीदना ना, तुमको कम दाम में मिल जाएगा? नो, नहीं आप जानते थे फिर भी चुप रहे, आप फ्रॉड था? नहीं, मियर साइलेंस मतलब मात्र चुप रहना ऐसे फैक्ट्स को लेकर विच कैन अफेक्ट हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फ्रॉड। लैंग्वेज कई लोग लिख नहीं पाता है, बट इसके एक्सेप्शंस है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्शंस? एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? समटाइम्स साइलेंस इज ऑल्सो फ्रॉड। तो इनडायरेक्टली मैंने वापस समझा भी दिया आपको ये सब चीजें। एग्जाम्पल्स लिखने पड़ेंगे आपको, पक्का? ये जो वर्ड है फुल डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, अंडरलाइन कर देता हूं। तो दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन द इंस्टीट्यूट। साइलेंस एज टू फ्रॉड का आंसर डेवलप करना इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन इन द इंस्टीट्यूट। डन इट एवरीवन? ओके, आओ बच्चा पार्टी, क्वेश्चन 8 पे आओ, जल्दी से खुद पढ़ो एक बार। स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 8 एवरीवन इन द बैच। क्वेश्चन 8 पढ़ना शुरू करिए। मैंने एक पीडीएफ दिया है आज, वो भी यूज करूंगा। क्वेश्चन 8 पढ़ना शुरू करिए। और सारे टेस्ट पेपर्स जब तुम्हारे पास आएंगे ना, उसका एक फाइल बना के रखना, जो जो मिस्टेक्स पे मैंने कमेंट लिखा है। कपिल
बोला हम वुडन टेबल खरीदेंगे, एंड वो देखा भी, उसको कोई डिफेक्ट्स दिखाई नहीं दिया। बाद में पता चला one leg is broken and X has pasted the wood and tried to hide the defects in the table. अब बाद में पता चला ये सब काम हुआ है। Can Karan return the table and claim the amount back? करण ही है क्या क्वेश्चन में? हाँ करण, सॉरी नॉट कपिल, करण। ये क्वेश्चन जब पहली बार पढ़ोगे तो पढ़ के पहले एक फीलिंग, अच्छा लड़का डर जाता है, कई बार तो बच्चे डर जाते हैं, टेबल टूटा है तो हम क्या करें, हम लिखेगा कैसे, एक स्टडी क्या होता है, कौन सा चैप्टर का, हमको कैसे पता चलेगा। अरे यार चैप्टर का नाम कहाँ मिल जाता है, चैप्टर का नाम कहाँ मिल जाता है यहीं पर लिखा रहता है लास्ट लाइन में, पहला स्टेप डर भाग गया, पता चल गया इस चैप्टर का। सर टॉपिक क्या हुआ है तुम्हारे संग? सर फ्रॉड हुआ है, गलत टेबल में जाए, छुपा के सर, वो एक्टिवली कंसील किया डिफेक्ट को जानते हुए सर, इंटेंशनली। बोल दिए तुम तो आंसर, यस तुमसे छुपाया गया है, यस और नो। तो यहां पर पूरा फ्रॉड का डेफिनेशन नहीं लिखोगे आप, डेफिनेशन का कौन सा पॉइंट इस बार ट्रिगर हुआ है? एक्टिव कंसीलमेंट विद द इंटेंशन ऑफ कि पता ना चल जाए, याद आ रहा है आपको? तो देखो यहां पर तो एक चीज इसमें, एक ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ताकि तुमको अपने आप को समझाने का मौका मिले। फुल डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड वाज नॉट रिटन। Write that part which is attracted in the question. तुम समझा बच्चा पार्टी? वो पार्ट को लिखा जो अट्रैक्ट हुआ है। यहां पे कोई स्टेटमेंट की बात तो नहीं हुई, एक्सचेंज तो नहीं हुआ, यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है टेबल दिखा है, तुम खरीदे, बाद में पता चला था टेबल को तो तुमने कवर अप कर दिया था उसमें पेस्टिंग वेस्टिंग करके। तो पॉइंट नंबर 2 ट्रिगर हुआ है। अब जो नहीं समझेगा वो बाहर आके बोलेगा बहुत लेंदी था, हम तो पूरे 3 घंटा में एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं कपिल वाला, वो फ्रॉड चैप्टर पे ऐसे लिख के आ गया, ये टाइप के फ्रॉड होते हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेज है, लॉस ऑफ राइट ऑफ रेसिशन, टाइम लगेगा, साइलेंस एज टू फ्रॉड भी लिख के आ गया। नहीं, यहां पर आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना था। मिला एवरीवन? यू हैव द राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉम्पनसेशन इफेक्ट्स रिटन। तो आप अपने लैंग्वेज अपने हाथ से भी घर में बना सकते हो। एंड लास्ट में कंक्लूजन। फैक्ट्स को यहां लिखा नहीं है, तुम थोड़ा सा फैक्ट्स क्या लिख सकते हो, द डिफेक्ट इन द टेबल वाज कंसील्ड, सो दिस वाज अ फ्रॉड, और जो पता भी नहीं चला। लिखो कंक्लूजन, फैक्ट्स मिसिंग है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां क्या है बताओ? फुल डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड वाज नॉट रिटन। जो बच्चा बोलता है ना पूरा लिख देंगे, पूरा सब कुछ लिख देंगे, ये सब क्वेश्चंस हम कैसे सीखा है? तुम लोग का भाई बहन पूछ के गया है सब, हमको केस स्टडी में समझ में नहीं आता है क्योंकि तुम कभी वीडियो देखा नहीं, या कई लोग तो वीडियो भी फास्ट कर करके देखते हैं। अच्छा कुछ बोल रहे हैं क्या? नो, मत देखो। हमारे सब टीचर्स जो भी है ना वो झूठ मूठ का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इवन इफ यू सीन द मैथ्स क्लास, काम का बात एकदम एनालिसिस, तो ऐसा ज़्यादा फास्ट करने की नौबत आएगी नहीं कि क्लास में लिपापोती की बात हो रही है, एकदम काम का जो काम का चीज़ है वो सब हो रहा है। डोंट फास्ट फॉरवर्ड एंड वॉच। और ना हम लोग बहुत स्लो टाइप के हैं कि पुराने ज़माने में होता था ना, बच्चों आज हम पढ़ेंगे फ्रॉड। क्या पढ़ेंगे? FRAUD। एकदम फ्रॉड क्या होता है आप जानते हो, एंड दिस थिंग हैज बीन डन। ये सारी चीज़ अगर नहीं लिखोगे ना तो आफ्टर 3 मंथ्स तुम समझ नहीं पाओगे, और तुम क्या करने लगोगे पता है? एज पर सेक्शन 7 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओपनड, अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इंटेंशनली मेड, ये सब करने लगोगे। तो इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू आर नॉट राइटिंग दीज थिंग्स विल बी, पूरा उड़ जाएगा। अगर कुछ मिस हो जा रहा है लिखने में, वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा घर में एंड अगेन राइट इट। प्लीज लिखो कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 8 जगह छोड़ दो। क्वेश्चन 8, और ये सब 2-3 दिन के अंदर ये मतलब काम कर लेना, वरना फिर जो सीखा है वो काम भी भूल जाएगा। मतलब मेरे को दिखाने की भी दरकार नहीं है, कॉन्फिडेंस सब आपको आ ही गया होगा।
ये हाउ टू डेवलप, हाथ क्यों लिखवा रहा हूं, ताकि वो हाथ आपका सेट हो, हाउ टू डेवलप द आंसर। 9 नंबर, चलो 9 नंबर पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखो गुड। ये मेरे बुक में भी था, मैंने एक होमवर्क दिया था आपको। 9 नंबर पढ़िए बच्चा पार्टी, ये मेरे बुक में भी था, याद है, मैंने होमवर्क दिया था आपको। स्टार्ट रीडिंग। टुमारो इज फ्राइडे, आई माइट MIGHT ले भी सकते हैं एक एक्स्ट्रा क्लास कल, टाइम बताएंगे किसी और टीचर का सब्सटीट्यूट करा के, तो आई लेट यू नो एट 10 PM। जैसे उस दिन जो लेने वाला था ना एक्स्ट्रा क्लास, वो कल ले भी सकता हूं मैं बताऊंगा आपको। पढ़ना शुरू करिए, प्लीज रीड। कपिल डिपार्टमेंटल स्टोर गया, उसको स्टील पैन खरीदना था। आप कभी इमेजिन करो, स्टोर में इतने कुछ होते हैं ना, आप सेल्समैन को पूछते हो भैया स्टील पैन कहाँ है, तो सेल्समैन बोला वो वाले में जाइएगा, 3rd शेल्फ पर है। सेल्समैन भी तो बिजी है, कितने लोगों को अटेंड कर रहा है, वो बता दिया। अब कपिल वापस गया, सेल्समैन के इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया, दूसरा पैन उठा लिया, एल्यूमिनियम पैन, यही लिखा है ना, सेल्समैन ने बता दिया था उधर है। सेल्समैन देखा कि वो गलत पैन उठा रहा है, दूर था बेचारा वो, और भी उसके लेडी कस्टमर्स आई हुई थी, उनको हेल्प करने में इंटरेस्टेड था वो देखा और बोला भी बोका कहीं का, मन मन बोला भी बोका, उठा नहीं रहा सही पैन, हम तो बता दिए थे उसको सही पैन का है। अब हम, मेरा कोई काम नहीं है, उसके घर के नौकर है, हम सेल्समैन है, सर 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 आप रॉन्ग पेन उठा रहे हैं। हाँ चले जाते, अच्छी बात होती, पर हम अपना एक फर्ज पूरा कर चुका है, वहां है उठा लो। अब वो गलत उठाया है, साइलेंट रह गया सेल्समैन, साइलेंट रह गया ना कि वो गलत पेन उठा रहा है, देख लिया था गलत उठा रहा है, साइलेंट रह गया, पहले तो बताया है वहां है, कस्टमर गलत उठा लिया, सेल्समैन साइलेंट रह गया। क्या ये साइलेंस फ्रॉड है? क्वेश्चन पूछने के स्टाइल से आंसर पता चल गया होगा, फ्रॉड नहीं है, हम अपना ड्यूटी पूरा कर चुका है, हर साइलेंस फ्रॉड नहीं होता है, हम ड्यूटी पूरा कर दिया, बता दिया। अब क्या हम घर भी जाएं उसके साथ, टैक्सी में बैठ जाएं कि नहीं हम आपके संग चलता है टैक्सी में, आप उतरते वक्त पैन भूल जाएगा, नहीं हम ऊपर भी रख आता है, आप सीढ़ी में गिरा देगा, इतना मेरा होम डिलीवरी सर्विस नहीं है। आई टोल्ड इट इज देयर। कोई पूछे तुमको भैया वो डव का शैम्पू का है, उधर है 3rd रो में, अब तुम ले गया लैक्मे का, तो किसका गलती है? हम बता दिए 3rd रो में है, तुम इतना भी अगर नहीं कर सको इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो कहां लिखा हुआ है देखो। अब इसमें आंसर कैसे लिखेगा, पहले का लास्ट लाइन तुम क्वेश्चन पढ़ लिया था ना, या कई लोगों को हम ही सब कुछ बता दिया। सेल्समैन वॉच्ड बट सेड नथिंग, कि वो कपिल रॉन्गफुली पिक कर रहा था एल्यूमिनियम पैन। करो अंडरलाइन करो, तुम लोग स्कूल कॉलेज में अंडरलाइन सिखाया ही नहीं ना टीचर लोग, वो लोग मोटा वाला मार्कर पेन से यूज कराता होगा, सब अंडरलाइन कर लो। ओनली अंडरलाइन द पंच लाइन्स जहां से आंसर ट्विस्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन का लास्ट लाइन हमेशा क्यों देखना चाहिए बताओ, व्हाई लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एक तो कौन से चैप्टर का है, और एक मेरा कंक्लूजन का लाइन का लैंग्वेज क्या होगा। क्वेश्चन है वेदर कपिल वाज एलिजिबल टू फाइल सूट फॉर फ्रॉड, तो हमको अपना जो कंक्लूजन करेंगे बेटर होता है मैं इसी लाइन में मतलब फ्रेम करूं कि कपिल कैन नॉट फाइल द सूट फॉर ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। तो पहले इस क्वेश्चन में क्वेश्चन उठ रहा है फ्रॉड को लेकर, अंडरस्टूड, और ये सपोज 5 मार्क का है, तो
अब जब सेफ गेम क्या होगा कि फ्रॉड का कौन सा एंगल है यहां पर, स्टेटमेंट तो गलत दिया नहीं, वो तो स्टेटमेंट सही दिया, क्या वो कोई चीज छुपाया, ऐसा भी कुछ नहीं कर लग रहा है, फ्रॉड तो लग ही नहीं रहा है। तो एक रन बोलता है नहीं, साइलेंस। तो ये क्लैरिटी भी आ गई थी, देखो यहां पे आओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लाइंस लिखो। फ्रॉड का डेफिनेशन दे दिया शुरू में, वो अननेसेसरी है, पर ये अगर नहीं हुआ ना आंसर में, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, क्यों फ्रॉड नहीं है वो भी समझाया, दैट इज वाई डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। सर तो सेफ्टी के लिए हम डेफिनेशन दे ही दें क्या, सब जगह दे दो, प्रोवाइडेड तुम्हारा हैंडराइटिंग स्पीड फास्ट होना चाहिए। जैसे कई लोग क्लास में हैं, मुझे पता चल गया है, उन लोग स्लो लिखते हैं, तो अब वो चेंज नहीं होगा ओवरनाइट, आप बचपन से स्लो लिखते आए हैं, आपका हर पेपर में छूटा होगा, मतलब लेंथी पेपर्स में 8-8 12-12 मार्क्स, तो उनको उपाय नहीं है, आंसर पहले से लर्न होना चाहिए ताकि वहाँ सोचने का टाइम ना लगे, और कोई ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाएगा आपका स्पीड, ये सब 7-8 तक डेवलप हो जाता है अपना राइटिंग स्पीड, यू कांट चेंज इट नाउ। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये लाइन लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 लाइन्स लिखा। तो एक आदत सुनो, हम बहुत सारे क्वेश्चंस और भी देगा प्रैक्टिस के लिए, पर हम क्या 700 क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवा सकता है? तुम जब भी कोई मेरा पीडीएफ मिलेगा या कुछ और मेरे से क्वेश्चन मिलेगा, तुम अपना ये सब कमेंट अपने आप लिखेगा, तुम खुद अपने हर आंसर के पास, जो जो हम नहीं पढ़ा रहे ना, प्लीज एक आपको टेक्निक सिखाता है पढ़ने का, तुम हर आंसर के पास ऐसे लाइंस लिख के मेरे को दिखाना कि हम लिखना शुरू किया आपकी तरह, हियर दिस इज इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टूड दीज 2 लाइन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम जिस दिन सीख गया ना, जिस दिन तू अपना गलती पहचानना सीख गया, तुमको पता चल जाएगा एग्जाम में क्या लिखने से फुल मार्क्स मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि रीजन क्या होता है कि बोर्ड में कई लोग को 100 में 100 मिलता है, कई लोग को 85 ही, 15 मार्क्स कहां खाए आप, बिकॉज आपने वो बेस्ट स्टैंडर्ड आंसर कभी प्रैक्टिस नहीं किया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये सब इस तरह पढ़ना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स भी जब था तो ये लैंग्वेज हमको लिखना पड़ेगा, डायग्राम में यहां पे वो कर्व इसको नीचे से काटेगा, ये सब बारीकियां तुमने देखी नहीं कभी, कोई बात नहीं, नए तरीके से पढ़ाई शुरू करो, और ये सब ऑब्जर्वेशन अपने हर आंसर में लिखोगे अब से। जैसे जो नंबर में हम सॉल्व नहीं कराया उसको प्लेन रीडिंग मत छोड़ देना, अच्छा देख लिया, मेरा आत्मा अपने अंदर घुसाना, और वो याद करना कि ये 2 लाइंस मेरे आंसर में आना चाहिए। जिस दिन तुम ये सब सीख गया ना, फिर तुमको लॉ के कोई भी केस स्टडी में प्रॉब्लम होगा ही नहीं, वरना से बस बोलते रहो डर लगता है, लॉ समझ जाते हैं लिख नहीं पाता, ये सब लाइंस हम किसी को बोलते हुए सुन लिया ना सीढ़ी में भी, अच्छा लग रहा है पर डर लगता है, वहीं से उठा लेंगे सीढ़ी में। भाई लोग को, दी लोग को नहीं डांटेंगे, सही नहीं मारेंगे, डांटेंगे जरूर, हटा दे। कम, टर्न द पेजेस, टर्न द पेजेस, वेट, आई फॉरगॉट समथिंग, पहले इसमें आओगे, चलो बच्चा पार्टी इसमें आ जाओ, क्वेश्चन देखो, फिर तुमको याद आएगा एक दिन आप बहुत चिल्ला रहे थे, पता चला क्यों चिल्ला रहे थे। क्वेश्चन 21, क्वेश्चन भी देखो आंसर भी देखो, क्वेश्चन 21, क्वेश्चन भी देखो आंसर भी देखो, फिर मैं समझाऊंगा। तुम देखा हम हर जोन से पिक किया है, हम हर जोन से क्वेश्चन को पिक किया है। बहुत अच्छे से पढ़ो, आंसर भी एक बार पढ़ो, सो दैट व्हेन आई एक्सप्लेन यू अंडरस्टैंड। चलो टेक योर टाइम, नीचे तक पूरा आंसर भी पढ़ो।
डन एवरीवन? किसी को याद आया क्वेश्चन? क्वेश्चन अगर याद भी आ जाए कि ऐसा एक टॉपिक हम लोग क्लास में पढ़े थे तो भी आप नॉर्मल हो सकता है पूरी फ्रेमिंग अभी नहीं आती थी आपको, क्वेश्चन याद आ जाए तो भी आप नॉर्मल हो। लुक, एक टॉपिक था सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सर अगर नंबर याद नहीं हो हमको, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम गंदा काम कर देगा ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 420 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो पाप हो जाएगा। और क्योंकि इकोनॉमी खराब है, उनको रिजल्ट कंट्रोल करने बोला गया है, अंदर सब राइट है तुम्हारा, पर बदमाशी में क्या करेंगे पता है? 420 0। तो रॉन्ग सेक्शन नंबर मत लिखो, unless you are 100% confident, don't write the section number only। क्या था कॉन्सेप्ट? एक अग्रीमेंट जिससे आप किसी को रोकते हैं कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन कैरी करने से, वो वॉइड अग्रीमेंट माना जाता है, बिकॉज इट इज एन अग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद है ये टॉपिक सुना था आप? बट देयर आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन क्या था अगर आपको याद आ जाए, कि आप जब किसी को गुडविल बेचते हैं तो जो बायर ऑफ द गुडविल है वो आपसे अग्रीमेंट करवाता है, सुनिए आपसे हम आपका ये वाला बिजनेस का गुडविल लिए, अब आप सिमिलर बिजनेस इतने टाइम तक इतने लोकल लिमिट्स में नहीं कैरी कर सकते हैं, द रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल। हाँ सर सही बात है, हुआ सर, यहां पे भी हुआ, होल ऑफ इंडिया। अरे बाबा ज्यादा बोल दिया सर, एक सेकेंड, पेन नहीं चल रही है। मिला आपको ऐसा लैंग्वेज? पढ़ के देखो, एक चीज गलत लग रहा था ना, होल ऑफ इंडिया वर्ड सुन के कुछ हुआ आपको? रेस्ट्रिक्शंस अनरीजनेबल है, 10 years। सर हमको समझ में नहीं आएगा रीजनेबल है या अनरीजनेबल है, तो जिंदाबाद प्रोविजन छाप दो पूरा। प्रोविजंस क्या था? अभी मुंह से आपको बताया भी था, अग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेन्स, इंग्लिश देखो कई लोग रिस्ट्रेन्स का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिख के आते हैं, स्टॉप्स जिसको हम बार बार यूज कर रहा था, इट्स अ वॉइड अग्रीमेंट। यहां एक लाइन लिखो, एज सच अग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर हुआ था ना ये टॉपिक, तो कुछ एक्स्ट्रा भी हम लोग सीख रहे हैं, छपे हुए आंसर में सब कुछ नहीं है। देन देयर इज अ स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन, सेल ऑफ गुडविल। जो बायर होता है, बायर पुट्स अ रिस्ट्रेंट ऑन द सेलर, कि आप मेरे को बेच रहे हैं, हम क्या डैश हैं कि आपसे खरीदें, और आप भी सिमिलर बिजनेस इतने टाइम तक, रीजनेबल टाइम तक, बायर लगाता है ना रिस्ट्रेंट ऑन द सेलर, कि आपको हम पैसा दिए और आप भी यही धंधा करेंगे, तो हम क्या मूर्खानंदन हैं? डिड यू अंडरस्टैंड? ये वर्ड लिखा, सच अग्रीमेंट्स आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो फाउंडेशन वाले खुद देखो, मतलब खुद देखो, अकाउंट्स क्लास करते होगे तो भी सब कुछ सुना हुआ लगता है ना, कि पढ़े हो 3 महीना पहले अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के, और यहां तो सब कुछ नया है। तो इसीलिए कई बार जब क्लैश कर रही होती है कोई ट्यूशन, तो वो घर से कर लीजिए एक बार, मैं जानबूझ के थोड़ी क्लैश कराऊंगा, पर इतना बड़ा सिलेबस है दैट आई हैव टू टेक गुड एक्स्ट्रा क्लास समटाइम्स, वरना आपको फिर वो चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह, पर इस टाइप का एक्सपोजर नहीं मिलेगा। डिड यू गेट इट एवरीवन? स्टार वार लगा दिया मैंने भी, टर्न द पेज। यहां पे क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है? रेस्ट्रिक्शन अनरीजनेबल है, क्योंकि होल ऑफ इंडिया का रेस्ट्रिक्शन सुन के ही लग रहा है, और 10 years बहुत अनरीजनेबल टाइम है, 3 4 5 तक ठीक है, तो मैंने ज्यादा 10 years पे नहीं खेला, मैंने बस दिखा दिया अनरीजनेबल है, सेफ्टी गेम। स्टार लगाया पक्का? क्वेश्चन नंबर 22 रोमन 1, ये भी उसी चैप्टर का है, अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। पढ़े क्वेश्चन 1 पॉइंट 1 पढ़िए, आंसर भी पढ़ो, फिर हम हेल्प कर देगा आपको, इंपॉर्टेंट लिखना, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो, स्टार्ट रीडिंग। अच्छा एक मिनट, आपके लिए एक हेल्पलाइन भी लिख के ला रहा हूं, यहां पे आओ, क्योंकि 3 महीना बाद तुम इसका इंपॉर्टेंस नहीं समझेगा। लर्न द लैंग्वेज, वरना तुम लोग उतना लिख नहीं पाएगा।
हम जानते हैं ना कि तुम लोग को पूरा ऐसा लिख लिख के दिया एज इफ कि हम घर में आपके साथ है, कि ये तुमको पूरा लाइंस याद करना पड़ेगा। हटा दूं? चलो गुड, आओ इसमें आओ, 22 पढ़ो, 22 का 1 आंसर भी पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनना। सेक्शन 28 पढ़े थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दिन, 27 के जस्ट बाद था। याद है क्वेश्चन क्या था? अगर आपको एग्जांपल याद हो, एक पार्टी और एक पार्टी को बोलता है देख अपने कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कभी अगर कोई किसी को धोखा दे दिया, नो वन कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर एनी लीगल रेमेडी, कोई कोर्ट नहीं जाएगा। हाँ हाँ तुम कर ले कॉन्ट्रैक्ट, नहीं जाएंगे, ये वॉइड एग्रीमेंट है, वो कोर्ट जाएगा। नहीं नहीं तुम कैसे जा सकते हो, तुम बोले थे कोर्ट नहीं जाओगे। No one can take away your right to get legal remedy. So any agreement by which a person is stopped absolutely from approaching to get a legal remedy is void as it is opposed to public policy. ये लाइन चाहिए। बट इसमें पता है क्या हुआ है, इसमें पूरा मना नहीं किया है। कई बार क्या होता है, कोई मैटर ऐसा होता है, एक पार्टी दिल्ली रहता है, एक पार्टी मुंबई रहता है, पर उन लोग पहले से अग्रीमेंट में ये लिख दिए डिस्प्यूट अगर हुआ तो मुंबई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग सिर्फ दिल्ली कोर्ट जाएंगे। तो ये एब्सोल्यूट मना नहीं है कि तुम कोर्ट कोई भी नहीं जा सकते, बस एक कोर्ट को तुमने तय कर लिया। ऐसा कई अग्रीमेंट में लिखा रहता है, आपने एडवर्टीजमेंट में देखा होगा, ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू कोलकाता हाई कोर्ट, ऑल डिस्प्यूट्स आर सब्जेक्ट टू मुंबई हाई कोर्ट। तो अगर आपने किसी एक कोर्ट को फ्रीज कर दिया है कि हम वहां बस रिमेडी लेंगे, तो ये एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट नहीं है, पार्शियल है। तो दिस इज वैलिड। क्या मना था कि एनी अग्रीमेंट, लैंग्वेज वापस हेल्प कर रहा हूं, बाय विच वन पर्सन इज रिस्ट्रेन्ड एब्सोल्यूटली फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लीगल प्रोसीडिंग्स। जो वीक है, पांचों उंगली बराबर नहीं होता, मुझे पता है कई बच्चों को प्रॉब्लम होता है इंग्लिश में। मेरा इसी वीडियो को 1.25x पे चला के फिर सुन लेना याद करने के लिए। तो देखो, अकॉर्डिंग टू, ये लाइन मिसिंग है, देखो इन लोग सीधा पहले आंसर लिख दिया, वॉशरूम इफेक्ट लिख दिया। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पहले ये आना चाहिए। एब्सोल्युटली वर्ड इज मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू अ कोर्ट। ये लाइन फालतू हटाओ। एज क्या लिखवाएंगे बताओ? सच अग्रीमेंट्स आर, कोई तो बोलो, वेरी गुड, आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। Such agreements are opposed to public policy. वो लाइन एक मैंने काटा है, तुम भी काट देना उस लाइन को, बेकार की लाइन थी। ऐसे अग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होते हैं। एब्सोल्यूट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन भी लिखवाऊंगा मैं आपको, मैं जानता हूं ना तुम लोग को। एक लाइन लिखवाऊंगा, द वर्ड एब्सोल्यूटली इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। तुम ही लोग पूछता ना क्या नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तो मेरा कॉपी ना, मेरा आवाज निकाल कर आपको बोलेगा, भागोगे घर में, सर कहां आ गए। द वर्ड एब्सोल्यूटली, फिर मत बोलना हमको पता नहीं था, कोई अगर मैसेज कर दिया ना आंसर कैसे लिखें, ऐसा ऑडियो बुक देखा नहीं होगा कि क्या मिस करने से मार्क्स कटेगा, वो भी मैंने लिखवा दिया। द वर्ड एब्सोल्युटली इज इंपॉर्टेंट इन एग्जाम। तुम खुद लिखेगा, खुद चेक करेगा, मेरे को भी पीडीएफ मत भेजना, आप चेक कर दीजिए ना, तुम पहले चेक करो, तुम्हारे वो आंसर में एब्सोल्युटली नहीं है तो तुम एब्सोल्युटली क्यूट है। ओके,
भूल जाता है, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। मिला लैंग्वेज। अब रुको, नीचे गिरो, क्वेश्चन भी पढ़ो, आंसर भी पढ़ो। चलो, आई एम वेटिंग। एक साल कहाँ गया, सॉरी। एक LIC पॉलिसी में एक लाइन लिखवा दिया, कोई इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ 1 साल के बाद नहीं आ सकता है, जो करना है 1 साल के अंदर केस फाइल करो अगर कोई मर जाए। नाम का आदमी मर गया, उसके घर वाले 2.5 साल बाद गए, तो वैसे आपको पता होगा 3 साल का टाइम होता है लिमिटेशन पीरियड के अंदर। हिम्मत कैसा हुआ इसका कि वो पॉलिसी में एक अलग टाइम डिसाइड कर दिया आपस में। कोई लिख भी दे तो वो लाइन क्या है, null and void. You cannot take away someone's right absolutely from approaching the court. वही आंसर है। According to, वो लाइन मिसिंग है, सेक्शन 28, अगर याद हो तो ही लिखना, ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तुम एग्जाम में आई मत लिखना, इंडियन लिखोगे। एनी कॉन्ट्रैक्ट, एनी अग्रीमेंट बाय विच parties absolutely, word is very important। तुम लिमिटेशन पीरियड को छेड़छाड़ कर रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्रॉम दिस थिंग। बोलो हाँ या ना? एब्सोल्युटली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेक करके देखो। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी इज रिस्ट्रेन्ड एब्सोल्युटली। हिंदी में लिख देना, लिमिटेशन पीरियड तो 3 साल होता है। इन लोग बेटा कैसे किया, ऐसे लिख लो, लिमिटेशन पीरियड तो 3 साल होता है। इन लोग पॉलिसी में इसको 1 साल का टाइम करके उसको कैसे छोटा करटेल कर सकता है। लिमिटेशन पीरियड इज 3 years। दे आर एब्सोल्युटली रिस्ट्रेनिंग अ पार्टी। शुभो क्या हुआ? देखो, गंदा नहीं करते हो बुक को, गंदा करो। लिख रहा है आर्यन मोहित डूइंग फ्रॉम होम। उस दिन आपसे बात नहीं हो पाई थी, आई डोंट हैव योर नंबर। व्हेन यू कॉल्ड मी आई वाज आउटसाइड, देन आई कुडंट कॉल यू बैक। व्हाट्सएप कर दीजिएगा इफ यू हैव द क्वेरी। हटा दूं? आओ, क्वेश्चन 24। एक बार खुद पढ़ना फिर पढ़ना। स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। आंसर भी पढ़ोगे आप। और वापस बोल रहा हूं, जो जो आंसर मैंने नहीं करवाया तुम खुद उसमें ऑब्जर्वेशंस लिखोगे, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओगे, ताकि आपकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। कभी कभी आंसर्स को मॉडिफाई करोगे मेरे पैटर्न के अनुसार। यस, वही तो बोल रहा है कि वो लाइन रद्द है। यही तो पढ़ा रहा हूं कि तुमने जो 1 साल का टाइम लिख दिया है वो तो गलत लाइन है ना। जब कानून ने तुमको 3 साल टाइम दिया है तो तुम आपस में अग्रीमेंट करके कानून के दिए हुए लाइन को कैसे सीजर लेके काट सकते हो? यू आर एब्सोल्युटली स्टॉपिंग अ पर्सन फ्रॉम अप्रोचिंग द कोर्ट। लॉ हैज गिवन हिम 3 years। हु आर यू टू मेक योर ओन लॉ? ओके, वही चीज बताना चाह रहा है यहां पे। उस पर MCQ आ जाता है CMA वालों के, उसी लाइन पर। स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 24। सुनो सुनो, 24 को पहले शॉर्ट में बता देता हूं। मेरा 2 बिजनेस है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, रियल ज्वेलरी, ठीक है? और कौन सा बेचे हैं? हाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी तुमको बेच दिया है तो हम बायर है, तुम सेलर ऑफ द गुडविल, सॉरी हम सेलर ऑफ द गुडविल। हम तुमको अपना आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाला बिजनेस का गुडविल बेच दिया है, तुम बायर है। तुम मेरे से अग्रीमेंट करवाया है, अब तुम नेक्स्ट 6 महीना तक 5 किलोमीटर के अंदर ना आर्टिफिशियल बिजनेस कैरी करेगा ज्वेलरी का, ना रियल करेगा। वो अग्री भी कर गया, पर अग्रीमेंट के बाद कर लिया 2 महीना बाद ही। गलत है ना? जब अग्रीमेंट किया है तो गलत है ना? वॉइड है ना? हम कौन सा बिजनेस बेचा था? तो रेस्ट्रिक्शन जो है ना सिमिलर बिजनेस पर लग सकता है। ये रियल वाला पे जो लगा दिए ना, गलत लगाए हैं। अब समझ में आया चीज? आंसर अब पढ़ो खुद। अब देखो, अब तुम लोग कब कॉपी चेक करेंगे हम क्या वर्ड को अंडरलाइन इंपॉर्टेंट लिखा है। स्टार्ट अंडरलाइनिंग।
स्टार्ट अंडरलाइनिंग आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन एंड द आंसर अगेन. तुम कैसा समझा हम देखेगा तुम्हारा कॉपी. यस, सुनना हाँ ध्यान से. अच्छा था ना क्वेश्चन भी. देखो अब पहले तो देखो अभी भी तुम लोग नहीं समझ पाया. हम पूरे बैच में क्वेश्चन एक अंडरलाइनिंग करो. तुम इस क्वेश्चन आंसर में क्या अंडरलाइन करेगा, हम घूम के कॉपी चेक करेंगे. तुम लोग क्या अगर टीचर होता या एज ए स्टूडेंट तुम क्या समझा है, कौन सा पंच लाइन्स है. करो यमन, कर लिया. शुभ तो तुम्हारा भी हम चेक करेंगे. हमको डाउट हो रहा है तुम पर थोड़ा. तुम देखो क्या इसमें क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तुम क्या चीज को समझा है. प्राइज, आई एम शॉक्ड. मैंने काम दिया उसमें तो रंग भी ऑलरेडी भरा हुआ है. तुम लोग नर्वस हो गए. सिमिलर बिजनेस वर्ड आइडेंटिफाई नहीं हो रहा आप लोगों से. ये देखो सिमिलर बिजनेस पे रोक टोक लग सकती है ना. तो आर्टिफिशियल अगर बेचा है, आर्टिफिशियल पे रोक टोक लगेगा. सुनो कई लोग रट के जाता है आर्टिफिशियल पे रोक टोक लगेगा. एग्जाम में क्वेश्चन चेंज कर दिए. इसे रट के मत जाना. रियल बिजनेस बेचा है, आर्टिफिशियल पे रोक टोक लगेगा. तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन का फैक्ट्स है पढ़िएगा. और इन लोग आजकल पेपर किससे बना रहा है, क्लॉड से बना रहा है. हाई फाई एआई से पेपर बन रहा है. क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का साइज क्या करेगा. हम 6 लाइन का सिखाया ना, एग्जाम में 12 लाइन आएगा. बेकार का डिटेल रहेगा. द शॉप्स नेम वाज this jeweler. It was in the Brabant Road opposite the tea stall. There were lot of tasty stalls near the shop. कोई काम का है सब डेटा. और तुम लोग का वैसे जैसे ही बड़ा वो क्वेश्चन देखता है इतना बड़ा कुछ नहीं था अंदर में, फालतू फैक्ट्स था. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड द क्वेश्चन. और एक चीज, रीजनेबल वर्ड पे मार्क्स है. अरे ऐसा बुक तुमको मिलेगा भी नहीं कहीं मार्केट में कि वो सारे की वर्ड्स. और देखो ऊपर से मैंने वो भी दिया है ब्रेकअप पैटर्न, किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स है, किस पॉइंट पर. मतलब नॉर्मली जो बुक्स बाजार में छपते हैं या जो भी दूसरे का देखते होंगे, बस छाप देते हैं आंसर. आई हैव ब्रोकन द आंसर इनटू पार्ट्स एंड सब पार्ट्स एंड ऑल द फ्रेजेस आर आल्सो देयर. तुम्हारा तो कुछ मेहनत है ही नहीं. पक्का एवरीवन इन द बैच. शुभो क्या हुआ, अब समझ गया मैटर को. रीजनेबल, हाँ थका हुआ लग रहा, बीमार है आज. कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता कभी कभी, कोई बात नहीं. वॉइड वर्ड मिला, वॉइड वर्ड पे स्टार लगाओ. वॉइड अग्रीमेंट है ये, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मत लिख देना. एज इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. आज ही कर लोगे ना, सब सुना हुआ क्वेश्चन है. आज सारे क्वेश्चन सुने हुए, टेस्ट का तैयारी आज ही हो जाएगा. और हिंट सुन लो, इसी में से है. इसी में से है, जितना करवाया उसी में से है, एक्स्ट्रा वाला भी नहीं है. उसके बाद भी नहीं लिख पाओ तो बहुत बड़े ढीठ हो. मकराना मार्बल में जो चट्टान है ना, वो हो तुम लोग. हम तो ढीठ ही है. और फिर आदत भी पड़ जाता है कई लोग का ढिठाई का.
एंड मैं किताब को ही दो, हाँ किताब छू के बोलता हूँ, व्हाट आई हैव सीन इन माय रीसेंट इयर्स एक्सपीरियंस, जो लोग 10 में से मेरा 7 टेस्ट देते हैं ना, उन लोग पास होते हैं। एंड आई हैव सीन 99% केसेस में जिन लोग का मार्क्स 18, 19, 22, फिर पेरेंट्स के संग आते हैं ऐसे मुंह झुका के, हम हंसी नहीं उड़ा रहे, बता रहे क्या क्या होता है, इसका इतना कम क्यों आया, हम तो फंसा देता है फिर पेरेंट्स के सामने ही। नाम बताना सर, राहुल गुप्ता। रूपल खोलो तो अपना, लोग मेंटेन जो करते थे एक्सेल कौन कौन एग्जाम देता था, राहुल गुप्ता नॉट अपियर्ड फॉर अ सिंगल टेस्ट। समझ में आ रहा है? और जो हमारा टेस्ट में आप पा रहे हो मार्क्स, उससे आप क्या लेवल पे पहुंच जाओगे। नॉट अपियरिंग एनी ऑफ माई टेस्ट गेटिंग 0। हाँ एक्सेप्शंस आर ऑल्सो देयर, बोर्ड में ऑलरेडी 99.5 आया हुआ है, वो मेरे टेस्ट दिए बिना भी अच्छा ले आते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। हम झूठ बात क्यों बोले कि मेरा टेस्ट पढ़ के ही मार्क्स आएगा, बट एवरेज एंड अबव एवरेज स्टूडेंट्स, और तुम लोग ज्यादातर वैसे वाले ही हो, पता चल जाता है मुझे, तो यू कैन डू वेल ओनली आफ्टर अपियरिंग फॉर द टेस्ट, एंड मेरे द्वारा प्रेशर जो क्रिएट होगा वो करके ही आप कर सकते हो। 5 more minutes, दिस इज इंपॉर्टेंट, मेरे बुक का ही है, करोगे ये वाला आप। मस्ट राइट एंड प्रैक्टिस, ये मेरे बुक में भी था, याद है? कोई किसी को रोक नहीं सकता है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, होमवर्क तो किया नहीं होगा, मेरे बुक का ही क्वेश्चन है ये। एक लॉयर को बोला जा रहा है आप उसका केस मत पकड़िएगा, उसका केस मत पकड़िएगा, हम पैसा देते हैं आपको बैठे बैठाए। हाँ दे दीजिए, मेरे से भी पैसा ले लिया और मेरे दुश्मन का केस भी पकड़ लिया, वो हम झाड़े, आप तो मेरे से पैसा लिए ना, आप उसका केस कैसे पकड़ लिए? वो वॉइड एग्रीमेंट था, बिकॉज नो वन कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एनी लॉफुल प्रोफेशन एज इट इज कंसिडर्ड एज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। याद है केस? सेम मैंने क्लास में करवाया था, इंपॉर्टेंट लिखो, दिखा हुआ लग रहा है किसी क्वेश्चन पेपर में। हाँ ये सेक्शन नंबर रॉन्ग है, 27 होगा, 27 होगा 17 की जगह। डिड यू गेट दिस एवरीवन? क्वेश्चन 27, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, होमवर्क लिखो, ये चैप्टर ये सेकंड क्लास पर बेस्ड है, लीगल अग्रीमेंट से रिलेटेड है। ये जो मेरा सेकंड क्लास था ना, इलीगल अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट्स, कोलैटरल ट्रांजैक्शंस, याद है मेरा सेकंड वीडियो या थर्ड वीडियो, ये उससे रिलेटेड है। एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे आ गया है, होमवर्क लिख लो। होमवर्क क्वेश्चन 28, ये करना है, मतलब किसी भी कीमत पे मिस मत करना। 28, 29 होमवर्क, अच्छा क्वेश्चन है, आज ही कर लेना या कल कर लेना अगर आज ज़्यादा बिजी हो। 28 एंड 29 बच्चा पार्टी, 28 एंड 29, 30 होमवर्क, 28, 29, 30, 28, 29, 30, 32, 32 में ये लिखो, लर्न द लैंग्वेज ऑफ स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। 32 में स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन याद है आपको? अरे किसी का खून होते हुए देखा आपने, विटनेस थे आप, पैसा खाकर केस को दबा दिए, उसका एक लैंग्वेज अच्छा है ये। पर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस याद है, गवर्नमेंट के कंपाउंडिंग स्कीम्स जब आते हैं। लर्न द लैंग्वेज वर्ड लिखा बच्चा पार्टी। स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन याद है? किसी का खून किया और उसी के घर वालों को पैसा दे दिए, बताइएगा मत, तो गलत है ना? ब्रैकेट किया आप लोगों ने? चलिए आज मैंने एक पीडीएफ दिया है, उस पर आ जाओ जल्दी से। टुडे आई गेव यू अ पीडीएफ, यहां कैलकाटा टेलीग्राम में डाला हुआ है। रीड दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। कोई आंसर नहीं पड़ेगा, रिक्वेस्ट है। रीड दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन 1। अगर आपके पास नहीं है, आप अगर रीड करिए, मैं स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर देता हूं, आंसर मत पढ़ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वरना मजा नहीं आएगा करवाने का क्वेश्चन। ये रिसेंट आरटीपी में आया था। रीड द क्वेश्चन जल्दी, 5 लाइनें पढ़ना शुरू करिए। मिस्टर सेन एक बूढ़ा, उसकी पत्नी मर चुकी है, executed a gift deed transferring his valuable house to his nephew कशिश। अच्छा क्यों दिया? बाद में पता चला कशिश थ्रेटन किया था, हम आपको गलत गलत क्रिमिनल कंप्लेन में फंसा देंगे, हमारे नाम में कर दीजिए। समझ में आ रहा है?
ये याद है जब कोअर्जन का चैप्टर पढ़े थे, किसी को फॉल्स कंप्लेन करवा में फंसाने का थ्रेटनिंग भी कोअर्जन होता है, याद आ रहा है कुछ? कशिश नेफ्यू जो है ना इसकी सोल केयरटेकर भी थी, और ये एल्डरली थी। एक और चीज भी हो रहा है इसमें, वो उसको इमोशनली भी इन्फ्लुएंस किया। सर ये क्वेश्चन तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, और एक बोलता है ये क्वेश्चन कोअर्जन का है। किसका है? वेरी गुड, दोनों लग रहा है, तो अच्छा सुपर क्वेश्चन था ये। समझ में आ रहा है? बहुत बच्चा इसमें एक लगा के आ जाएगा, इसमें दोनों लग रहा है। जिन लोगों को शीट मिल चुका है, 2 सेक्शंस कोअर्जन प्लस अनड्यू इन्फ्लुएंस, तो ऐसा भी होता है अट्रैक्टेड। तो तुमको दोनों एक्सप्लेन करना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, तो आम जनता इस क्वेश्चन में समझ नहीं पाएगा। यहां पे दोनों घुसा है, कोअर्जन भी घुसा है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी घुसा है। और तुम लोग एक काम करेगा, बुक में लिख के आना, वन लूज शीट वाज गिवन फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ फ्री कंसेंट, आई हैव लॉस्ट इट, ये भी लिख लेना। हो जाएगा ना आज ही बस में गिर जाते वक्त, मेट्रो में जाते वक्त। कॉल माई बेस्ट फ्रेंड, पीडीएफ एग्जाम के पहले सेम आएगा ना, एग्जाम में आपका नहीं देखा होगा तो गया ये मार्क्स आपका। लिख लिया आर्यन? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका आंसर नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी भी दिखा चुका हूं, दोनों का वर्ड सब रंग भी भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, वेरी गुड, पढ़ो। आंसर मत पढ़ना, मजा नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, साहिल के पास कुछ गाड़ियां हैं। राजू सोल्ड हिज एक्सीडेंटल कार टू साहिल बाय फ्रॉड। सुनो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पुरानी गाड़ियां में डील करता है। राजू ने अपनी एक एक्सीडेंटल कार बाय फ्रॉड साहिल को बेचा। साहिल कुड नॉट फाइंड दैट द कार वाज एक्सीडेंटल। एक बात सुन रहे हो मेरी बात? साहिल को नहीं पता था कि एक्सीडेंटल कार है। अक्षय कस्टमर विजिटेड द शॉप ऑफ साहिल। एक बात बताओ, कितने आदमियों का नाम है? साहिल, राजू, अक्षय। ऐसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है एग्जाम हॉल में। अक्षय कस्टमर विजिटेड द वर्कशॉप ऑफ साहिल। अक्षय इन्फॉर्म साहिल कि हाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है इस कार में। Sahil sold that car to Akshay on erroneously believing that the car did not face accident. Afterward, Akshay found that the car was actually an accidental case. He sued Sahil to avoid the contract and sue for damages for expenses suffered on the car. बताओ क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर पाएगा एंड डैमेजेस क्लेम कर पाएगा? 1 मिनट। आंसर प्लीज मत देखो, सब बोर्ड देखो। ये कर लिया, जो राइट कर लिया उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। टेक योर टाइम, क्वेश्चन को अंडरलाइन करो ऐसे, बाय फ्रॉड को। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। फ्रॉड के इफेक्ट्स याद है ना आपको, क्या क्या होते हैं? पढ़ लो क्वेश्चन। अक्षय साहिल को पकड़ रहा है, आप मेरे संग फ्रॉड किया, एक्सीडेंटल कार बेचे। राजू साहिल को फ्रॉड से बेचा था, साहिल आगे अक्षय को बेच दिया। बताओ बताओ, बहुत सिंपल चीज है। वेरी गुड, तुम पास हो जाएगा इस बार। मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। नहीं सर, देखिए ना क्वेश्चन का पहला लाइन में तो फ्रॉड लिख दिया, वो तुमको फंसाने के लिए फ्रॉड किया इंस्टीट्यूट। हाँ ऑफस हो, जो लोग बिना पढ़े समझ के, जिनके पास ऐसे एक्सपोजर नहीं होते क्वेश्चंस के, फ्रॉड मेरे को पता है आंसर क्या होगा। फ्रॉड वर्ड पहला लाइन में क्यों लिखा है? फंसाने के लिए। यहां पे एक्चुअली में क्वेश्चन क्या है? मिस रिप्रेजेंटेशन का। क्योंकि जब साहिल बेचा, वो तो देखो लैंग्वेज भी लिखा है, देखो स्टार लगाया, एरोनियसली बिलीविंग दैट द कार, इंटेंशन खराब नहीं था। डिड यू अंडरस्टैंड? बॉम्बार्डिंग गुड क्वेश्चन। तो जबरदस्त मजा आ रहा है मेरे को, तो तुम लोग को भी आ रहा होगा। अरे वाह, कॉन्सेप्ट एकदम चरम सीमा पर क्लियर हुआ है। अंडरस्टूड एवरीवन? आंसर अब पढ़ लोगे ना अपने आप? क्वेश्चन को पूरा एनालाइज करवा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, बस ये लास्ट है आज का। और इसके बाद देखना, इसी पीडीएफ में कई लोगों को मैंने कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी और ऑफर एक्सेप्टेंस भी है, वो ऑफर एक्सेप्टेंस के एंड में नए बुक में डलवा देंगे।
एक शर्मा बोल के क्वेश्चन है और एक ठो नीचे भी एक और है, मिस्टर ए, दोनों पढ़ोगे आज घर जाके। स्टार्ट रीडिंग। कशिश वाला उधर हम लोग ऑलरेडी कर लिए थे, आई विल रिमूव फ्रॉम हियर। तनिष्क, तनिष्क के बारे में पढ़ो जल्दी से, रीड अबाउट तनिष्क। अच्छा सुनो, एक लाइन सुन लो। मैं आपको ना अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, जिस समय सौदा हो रहा था मेरे को भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था, गाड़ी तो ऑलरेडी जल गई थी। कौन सा केस है ये? बाइलैटरल मिस्टेक, सब्जेक्ट मैटर इज नॉट एग्जिस्टिंग। कई लोग इतना खोए हुए क्यों लग रहे हैं? क्या सोच के कोर्स ज्वाइन किए थे? सर सोचे थे इजी है, कॉमर्स टाइप का कोई सब्जेक्ट। उठ जाओ, अभी भी उठ जाओ, थोड़ा ज़्यादा टाइम दो लॉ पढ़ने में। अब दिन भर अकाउंट्स पढ़ के खुश हो जाते हो, पहले का चीज़ वापस याद आता है, खुश हो जाता है, ईजी लग रहा है सिलेबस। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ ये वही हुआ है, इसके दोनों दो घर है जल गए थे, पढ़ के देखो। स्टार्ट रीडिंग। पता है कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का? कोई अंडरलाइन करवा दिया तो हम खुश हो जाएगा। चलो क्वेश्चन में कौन सा लाइन अंडरलाइन होना चाहिए, ये आपका सब कुछ शुरू करो, हम सबका पेपर देखेगा आके। क्वेश्चन का कौन सा लाइन अंडरलाइन होना चाहिए, यही अगर तुम जान गया तो मतलब तुम जी गया। स्टार्ट डूइंग इट। स्ट्रीम पॉज हो गया है क्या? कोई बोल रहा है अब? एक दो लोग का ही क्यों हो रहा है, बाकी लोग का तो नहीं हो रहा है। ए बताओ क्वेश्चन का कौन सा लाइन अंडरलाइन होना चाहिए, जल्दी बोलो आर्यन। ए चुप, पढ़ा ही नहीं अभी तक। यमन, हाँ, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग अनअवेयर, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट था कि सब्जेक्ट मैटर जो इसेंशियल फैक्ट टू द एग्रीमेंट था वो ही एग्जिस्ट नहीं करता है, द सब्जेक्ट मैटर इज वॉइड अग्रीमेंट। याद रहेगा एवरीवन इन द बैच? सो दिस वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। और एक दो पेज और दिया हुआ है इसमें, वो भी आप कर लीजिएगा। सो वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस ऑफ फ्री कंसेंट एंड अग्रीमेंट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी टेकन केयर ऑफ। अब अगर तुम समेटोगे नहीं तो नहीं एग्जाम में आ पाओगे, और कम पढ़ के अगर एग्जाम में आना है, संडे यहीं से आ रहा है, इतना ही पढ़ लो और दे दो, उस बहाने पढ़ाई हो जाएगी। क्वेश्चन पेपर लीक्ड। ओके, बाय।